हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में। हम लोग देखे थे कि सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म देख लिए थे। कंसंट्रेशन टर्म के बाद हम लोग हेनरी लॉ देखे थे। हेनरी लॉ को कंप्लीट कर लिए थे और हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस थे, वो एप्लीकेशन भी बता रहे थे आपको, वो भी बताए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर देखिए, वेपर प्रेशर है क्या चीज। पहले तो ये देख लीजिए कि वेपर प्रेशर है क्या चीज। एक्चुअल में तो वेपर प्रेशर होता क्या चीज है, इसको देखते हैं। आपको पता है कि अगर हम वाटर ले लें और बॉयल करें उसको, तो बॉयल करेंगे तो उसकी कुछ वेपर बनेगी। लेकिन आप देखिए बिना बॉयल किए भी कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो बिना बॉयल किए हुए, जैसे वाटर को ही रख लीजिए। आप वाटर को रखिए तो आज आप कटोरी में रख दीजिए, देखिएगा कल धीरे धीरे वो कुछ जितना रखे थे उससे कम हो गया। और उसी तरह से कटोरी में पेट्रोल रख लीजिए, वो देखिएगा कि पानी की अपेक्षा बहुत तेजी से वो खत्म होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। वोलेटाइल का मतलब कि जो खुद अपने आप उनसे उनकी वेपर निकलने लगती है, वेपर निकलती रहती है। एक्चुअल में मोस्टली लिक्विड जो होते हैं वो अपने आप उनमें वो कुछ ना कुछ वोलेटाइल नेचर होता है उनका, कुछ ना कुछ सबका होता है। किसी का ज़्यादा होता है और किसी का बहुत कम होता है। जिसका बहुत कम होता है उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं, और जिसका जो अपने आप तेजी से वेपर बनाता रहता है उसे वोलेटाइल नेचर कहते हैं, और जो बहुत कम बनाता है उससे हम नॉन वोलेटाइल कह देते हैं। तो वेपर प्रेशर, अब कोई लिक्विड है, सपोज कर लीजिए ये कोई लिक्विड है। अब इस लिक्विड में हमने ये लिक्विड ले लिया है। अब इस लिक्विड के ये उसके सरफेस है लिक्विड का। अब ये लिक्विड का जो सरफेस है तो इसके वेपर्स निकलने लगे। इसको अगर हम बंद कर देते हैं तो इसके वेपर निकलेंगे, वेपर इस तरह से निकलेंगे। और ये जो वेपर निकलेंगे तो यही वेपर फिर इस पर प्रेशर डालेंगे, इस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो आप सीधे कह सकते हो कि ये वेपर जो इस लिक्विड के सरफेस पर वेपर एग्जर्ट कर रहे हैं उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी वेपर प्रेशर को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। वेपर प्रेशर को सीधे हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाई या अप्लाइड बाई एनी वेपर on liquid surface which is volatile in nature। तो आपका at equilibrium, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन सबकी कंडीशन अलग अलग हो सकती है, तो आप कह दीजिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम देखते हैं, सीधे उसको डिफाइन करके लिख लीजिए, हमारे साथ लिखिए आप सीधे वेपर प्रेशर को पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाई एनी नहीं लिखिए, वेपर लिखिए, वेपर और गैस भी कह सकते हैं। partial pressure applied by vapor
or gas on liquid surface which is volatile in nature, पढ़ा दीजिए, at equilibrium condition। तो आप सीधे लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर इज दैट प्रेशर which is exert on liquid surface, exert by vapor on liquid surface। अब ये वेपर प्रेशर है। अब वेपर प्रेशर किस किस कंडीशन में, कब कब वेपर प्रेशर बढ़ सकता है, कब कब वेपर प्रेशर घट सकता है, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं, यानी फैक्टर अफेक्ट वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। पहला आप सीधे कह सकते हो टेम्परेचर। पहला फैक्टर टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट डाल सकता है। टेम्परेचर जैसे आप खुद का दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि अगर हम यहाँ पे बर्नर लगा देते हैं और ये बर्नर लगा दें और लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो जितना तेजी से ये वेपर बना रहे थे और तेजी से बनाएंगे, और जब और तेजी से बनाएंगे तो यहाँ पे वेपर ज्यादा हो जाएगा, और जब वेपर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस पे, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो सीधी सी बात आप कह सकते हो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर कौन सा काम कर सकता है जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट डाल सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे तो जितना तेजी से वेपर निकल रहा था उससे और तेजी से वेपर निकलने लगेगा, और जब ज्यादा वेपर निकलेंगे तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो सीधे आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का लो है तो वह वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, यानी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तीसरा फैक्टर जो है वो सबसे अहम फैक्टर है, ये भी बहुत मायने रखता है, इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। प्योरिटी ऑफ लिक्विड कह दीजिए, लिक्विड की प्योरिटी। लिक्विड अगर प्योर है, सॉल्वेंट ही क्या लीजिए, अगर प्योर है तो इसका मतलब कि उसमें सोल्यूट नहीं मिला हुआ है, और जो सोल्यूट नहीं मिला हो तभी तो प्योर है वो। तो प्योर कंडीशन में अगर है तो वह वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा एज कंपेयर टू सोल्यूशन। जैसे क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे रीजन क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो अभी आप देख लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्यों प्योर फॉर्म में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर अधिक होता है और वही अगर लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों होता है? एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, फिर आपको मैं बता रहा हूं क्यों होता है। जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप पेट्रोल को वैसे ही निकाल के प्लेट में, कटोरे में रख दो, आप बाउल में रख दो आप पेट्रोल को, तो बहुत तेजी से वो वेपराइज होने लगेगा, उड़ने लगेगा। लेकिन आप देखे होंगे जब कभी बाइक अपनी सर्विस कराने गए होंगे
तो देखे हो कि वो मैकेनिक जो होता है वो आपकी बाइक से पेट्रोल निकालता है और उसको एक कढ़ाई में, एक पैन में रख लेता है, और उस पैन में वो दिन भर वो सर्विस करता रहता है और बहुत धीरे धीरे वेपराइज होता है। लेकिन अगर आप पैन में रख लो, आप उसको बाउल में एक रखो तो वो जल्दी से उड़ के खत्म हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी जो पैन है जिसमें वो पेट्रोल को निकाला है हमारी बाइक से, वो क्या किया है कि उसमें ऑलरेडी उसमें कुछ मोबिल ऑयल या कुछ और चीज मिला हुआ है पहले से। उसके पैन में मोबिल वगैरह पहले से रहा करता था, उसी में थोड़ा सा वो पेट्रोल मिला दिया। तो हुआ क्या कि अब हमारा प्योर फॉर्म में पेट्रोल नहीं रह गया, अब वो उसके साथ मोबिल उसके साथ मिक्स हो गया। तो मिक्स जब उसके साथ मिक्सअप हो गया तो हमारा प्योर सॉल्वेंट नहीं रह गया, अब वो हमारा सोल्यूशन हो गया। और जब सोल्यूशन हो गया तो उसका वेपराइजेशन कम होगा। कैसे? अब उसके पीछे लॉजिक क्या है वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लिक्विड है, अब अगर प्योर फॉर्म में है, सॉल्वेंट कह दीजिए, तो प्योर फॉर्म में है तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो है नहीं, तो ये है इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स। अब इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स से अब ये वेपराइज होगा, जब वेपराइज होगा तो ये वेपर निकलेंगे, इसके वेपर निकलेंगे। लेकिन जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, तो सॉल्यूशन होने का मतलब कि ये था सॉल्वेंट, ये था सॉल्वेंट। अब इसमें जब ये प्योर था तो ये आसानी से वेपराइज हो जाता था क्योंकि सरफेस पे केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसका मतलब कि इसमें हमने सोल्यूट भी मिला दिया। और जब सोल्यूट हम मिला दिए तो आप खुद का दिमाग लगाओ कि यहाँ पे ये सरफेस पे सोल्यूट के पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, प्लस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो होंगे ही होंगे, सोल्यूट के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे। जो कि सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल था, सोल्यूट वोलेटाइल नहीं था। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वेपर कम बनेंगे, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो गए सरफेस पे। और जब कम हो गए तो वेपर्स भी कम होंगे, और जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम डेवलप होगा, वेपर प्रेशर भी। तो यानी प्योरिटी ऑफ लिक्विड या प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट भी यहां कह सकते हो आप, सॉल्वेंट। जब ये प्योर कंडीशन में होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जो सॉल्यूशन का, यानी आप सीधे कह सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन इट्स सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में हमेशा अधिक होगा उसी सॉल्वेंट के बने हुए सॉल्यूशन से। ये आप हमेशा याद रखना। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है, आगे हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, इसलिए काफी अहम फैक्टर है ये तीसरा फैक्टर कि प्योरिटी आपको पता होनी चाहिए। अब यानी कि ये तीन फैक्टर जो मुख्य फैक्टर थे, जो मेन फैक्टर थे, ये वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालने वाले थे। अब जब हम वेपर प्रेशर समझ गए तो अब हम देखते हैं कि आगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ देखते हैं। अब वेपर प्रेशर हम समझ गए कि क्या चीज होता है। राउल्ट्स लॉ सीधे कहता है, राउल्ट्स लॉ एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में कोई विशेष फर्क नहीं है, दोनों देखिएगा तो दोनों एक ही है। लेकिन राउल्ट्स लॉ केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है या वोलेटाइल लिक्विड के लिए लिया जाता है, और हेनरी लॉ में ऐसा कुछ नहीं था। बाकी लॉ एकदम सेम है। कैसे उसको डिफाइन कैसे करेंगे? द वेपर प्रेशर exerted by vapor or gas on liquid surface is directly proportional to its mole fraction in liquid at constant temperature। यानी सीधे कह सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक कोई लिक्विड लेते हैं, ये प्योर स्टेज में एक सॉल्यूशन है। अब इसमें ये प्योर स्टेज में है, जब प्योर स्टेज में ये है तो इसका
इसके ये चूंकि वोलेटाइल नेचर का है, और जो वोलेटाइल है तो इसके कुछ वेपर्स बनेंगे, और जो वेपर्स बनेंगे तो कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, यह कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके सरफेस पे, और इसके मान लेते हैं कि x मोल इसमें डिजोल्व है, x मोल डिजोल्व है। तो सीधे रोड्स लॉ भी यही कह रहा है। अगर मान लेते हैं कि इसका प्रेशर P है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, x आप सीधे कह सकते हो। अगर मान लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग सॉल्वेंट जो होते हैं, अलग अलग लिक्विड जो होते हैं, वो उनका वोलेटाइल नेचर अलग अलग होता है। कुछ ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, कुछ कम वोलेटाइल होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे एक सॉल्वेंट लिए हैं, ये क्या है, ये है एक लिक्विड लिए हैं, ये मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। एक दूसरा भी लिक्विड ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये दूसरे कंटेनर में दूसरा लिक्विड ले लिए, और यह लिक्विड जो है तो ये हम दूसरे कंटेनर में दूसरा कोई सॉल्वेंट ले लिए, दूसरा कोई लिक्विड ले लिए। मान लेते हैं इस लिक्विड को अगर हम B कहते हैं, ये भी वोलेटाइल नेचर का है, ये भी क्या करेगा, इसके भी वेपर बनेंगे, और जब इसके वेपर बनेंगे तो ये भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक काम किए कि हमको पता है कि सभी लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है, यानी वोलेटाइल नेचर सबका एक होता नहीं है। तो यहाँ हम दो लिक्विड इसीलिए लिए कि एक इसका वोलेटाइल नेचर, ये ज्यादा वोलेटाइल नेचर है एज कंपेयर टू दिस। तो इस कंडीशन में दोनों का राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए ये है तो इसके हम सीधे कह सकते हैं कि PA, और इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं x से सीधे कह सकते हैं। तो और उसी तरह से इसके लिए भी एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, PB और XB, इस तरह से हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपको एक चीज पता है कि अब यहाँ इस कंडीशन में आप अगर आप कोई प्रोपोर्शनल हटाते हो तो दुनिया जानती है कोई कांस्टेंट पैदा होता है, इसका कांस्टेंट हम दूसरा कुछ न लेके बाहर से कोई कांस्टेंट न लेते हैं। सपोज कर लो आप कि यह कोई लिक्विड था, तो हर लिक्विड का अपना एक फिक्स वोलेटाइल नेचर होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है कि कौन कितना तेजी से वोलेटाइल होगा। तो मान लेते हैं कि यह जब प्योर फॉर्म में था तो इसका जो प्रेशर था, इसका जो वोलेटाइल नेचर था, उस वोलेटाइल नेचर के कारण इसका प्योर फॉर्म में कुछ इसके वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। और जब किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का अगर प्योर फॉर्म में हमको डिनोट करना होता है तो आपको एक चीज पता है, हम लिखते हैं नोट। तो अगर इसके प्रेशर को हम लिखेंगे तो P नोट लिख देंगे, सीधे हम क्या लिख देंगे, P नोट लिख देंगे। क्योंकि यह अलग अलग लिक्विड के लिए अलग वैल्यू होती है, यानी यह कांस्टेंट होता है। अगर वाटर है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, अल्कोहल है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ईथर है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो यह भी एक कांस्टेंट वैल्यू हुई। तो जब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इस कांस्टेंट के टर्म को हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सीधे कह सकते हैं कि A के लिए हम सीधे कह सकते हैं P नोट A इंटू एक्स से, सीधे कह सकते हैं P नोट A इंटू एक्स से। इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसी तरह से अगर ये है तो इसके लिए भी वही टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधे कह सकते हैं कि इसके लिए जो प्रेशर होगा वह PB कहलाएगा। PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम कह सकते हैं XB, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि PB इक्वल टू हो सकता है P नोट B इंटू XB। इसको भी हम इसी तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं, क्योंकि ये भी
एक लिक्विड है, ये भी एक लिक्विड है। अब अगर मान लीजिए कि दोनों और ये भी प्योर फॉर्म में है, ये भी प्योर फॉर्म में है। अगर मान लीजिए कि दोनों को हम एक में मिला दिए, और जब दोनों को एक में मिला दिए तो एक में मिलाने पर हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और जो सॉल्यूशन बन गया तो इसके भी अब सॉल्यूशन बनाए हैं, सॉल्यूशन बना के भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दोनों को मिला दिए, और जब दोनों को मिला दिए तो एक काम करते हैं, इसमें ए को भी मिला दिए और बी को भी मिला दिए। और जब तो ए मान लीजिए ये बी हो गया, ए बी हो गया, ए बी, ए बी। इस तरह से आप कह सकते हो कि सरफेस पे तो दोनों के ए और बी दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स मौजूद होंगे यहाँ पे। और दोनों चूंकि दोनों वोलेटाइल नेचर था, तो जब दोनों वोलेटाइल नेचर था तो दोनों के वेपर भी यहाँ आएंगे, दोनों के वेपर आएंगे। तो जाहिर सी बात है जब दोनों के वेपर आएंगे तो दोनों अपने अपने तरीके से वेपर एग्जर्ट करेंगे इस पे। तो इस कंडीशन में आप सीधे कह सकते हो कि अगर हम टोटल अब इसका वेपर प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका वेपर प्रेशर कितना कहलाएगा। मान लीजिए हम कह देते हैं इसका वेपर प्रेशर पीटी आ जाता है, पी टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर आप कैसे निकालोगे, सीधे आप कहोगे कि पी ए प्लस पी बी ये हो गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर। और जब ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। कैसे, पी ए इक्वल टू क्या निकल के आया था हमारा, पी ए इक्वल टू निकल के आया था पी नोट ए प्लस पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पीबी की वैल्यू क्या थी, पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये हमारा क्या आया, ये हमारी वैल्यू आई पीटी की, यानी टोटल प्रेशर। ये हमारा क्या निकल के आया, टोटल प्रेशर। अब इस टोटल प्रेशर को आप एक चीज कह सकते हो कि तो पीटी इक्वल टू आपका ये वैल्यू निकल के आ गई। और जब पीटी इक्वल टू ये वैल्यू आ गई तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीटी इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी। अब एक चीज और आपको पता है, यहां देख लेते हैं, यही देख लेते हैं, चलिए देख जाएगा कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी ये दोनों की वैल्यू एक से ज्यादा चूंकि हो नहीं सकती है, तो इसमें से एक का अगर हमको पता है एक का मोल फ्रैक्शन तो दूसरे का आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक्स बी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कीजिए कि एक्स बी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स ए। ठीक, इस कंडीशन में तो आप एक चीज और, अब इसको ये वैल्यू कितनी निकल के आ सकती है, ये वैल्यू कितनी आ सकती है, ये इक्वल टू कितने के हो सकता है, कितना कह सकते हो। यहाँ पे आप देखिए एक्स ए ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ये लिख सकते हो पी नोट बी और ये वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ये सीधे लिख सकते हो आप पी नोट बी प्लस एक्स ए कॉमन ले लीजिए, एक्स ए इंटू पी, ये वैल्यू बड़ा है ये वैल्यू छोटा है, तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ये वैल्यू आप देख सकते हो। तो इस तरह से यह आपको एक इक्वेशन मिल गया,
ये क्या वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई पीटी। पीटी चूंकि यहां पे आपने जो दो लिक्विड लिया था, दो लिक्विड, इसमें इसका वेपर प्रेशर पीए का वेपर प्रेशर ज्यादा था, पीबी का कम था। यानी आप कह सकते थे कि पीए इज ग्रेटर देन पीबी। पीबी आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हो, इसको चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो, इसको ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा वोलेटाइल नेचर का। हमने इसको किया, आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी करके देख सकते हो। अगर आप इसको करोगे तो सेम इसी तरह से वैल्यू आपकी आ जाएगी, सेम इसी तरह से। ये कब था, ये किस केस में था, यहां चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये किस केस में था, पीए इज ग्रेटर देन पीबी, मोर वोलेटाइल देन, ग्रेटर देन ना कहिए, मोर वोलेटाइल देन पीबी। अब दूसरा केस आप इस्तेमाल कर सकते हो इसी तरह से। दूसरा केस कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरे केस में आप ये कह सकते हो कि इसको ज्यादा वोलेटाइल कर दोगे, इसको कम कर दोगे। यानी यहाँ आप कह सकते हो कि पीबी इज मोर वोलेटाइल देन पीए। इस कंडीशन में भी आप इस तरह से करके लगा सकते हो। तो पीबी इज मोर वोलेटाइल देन पीए, तो इस कंडीशन में सेम इसी तरह से इसको आप पलट के लिख सकते हो। सेम इसकी जगह पे पीटी की वैल्यू, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो पीटी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पी नोट बी था और यहाँ क्या आ जाएगा, पी नोट ए प्लस एक्स बी। यहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली को घटा देना, यानी पी नोट बी माइनस पी नोट, यहाँ ये था पी नोट ए, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो ये पीटी दोनों के केस में कुछ भी करके देख सकते हो आप आसानी से। इसको भी ज्यादा मान सकते हो, ज्यादा वोलेटाइल, इसको भी ज्यादा वोलेटाइल मान सकते हो। तो इस तरह से राउल्ट्स लॉ के ये दोनों इक्वेशन है। राउल्ट्स लॉ के दोनों एक ही इक्वेशन है, बस कंडीशन बदल दी गई है, कंडीशन बदल दी गई है। तो इस तरह से ये राउल्ट्स लॉ के दोनों के इक्वेशन आप देख लिए, कंडीशन बदल सकते, कोई भी कंडीशन ले सकते हो। अब उसके बाद राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है कि राउल्ट्स लॉ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक उठा के देखिए आप, तो तमाम बच्चे उसको देख करके थोड़ा सा उनको डर लगने लगता है। आपको डरने की जरूरत नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप आसानी से कर सकते हो। और सेम इसी तरह से, इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला आपको मिला है, इसी फार्मूले से हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है करना आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको कल इसका राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए। पहली बार में आप उसको नॉर्मल करके देखिए, दूसरी बार में आप अगर समझ लिए हैं तो उसको थोड़ा सा और उसको 1.2x पे 1.525x पे 1.25x पे करेंगे तो आपका अगर 30 मिनट का वीडियो है तो आपको 18 मिनट 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको आसानी से देख लीजिए। राउल्ट्स लॉ काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ये कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में राउल्ट्स लॉ पूछ दिया जाता है, आपके कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ते रहिए। ओके, दैट्स ऑल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और निश्चित रूप से आपका सहयोग करते रहेंगे।